तो बैक टू बैक माय वीडियो आते रहते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है टेक 48 चैनल पे, जो कि मेरा अभी नया नया यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपको आज बताएंगे ढेर सारी चीज़ें, कहानियाँ बताएंगे दोस्तों, हम जानेंगे आज। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपको एक कहानी के माध्यम से वीडियो के लास्ट तक बताएंगे आपको काफ़ी सारी चीज़ जो आपको अभी जाननी या जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आगे चल के ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष देहाती। आप देख रहे हैं टेक 48 यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम अपने कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज हम भारत के ऐतिहासिक उस घटना की कहानी जानेंगे जिसे याद करते ही हमारे दिल में गर्व जैसा पैदा हो जाता है, मतलब गर्व सा लगता है जिसे हम याद करते हैं। तो दोस्तों यह कहानी है 15 अगस्त 1947 की। वो दिन जब भारत लगभग 200 साल के ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस समय की बात है। तो लेकिन दोस्तों भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ खुशी की कहानी नहीं है। इस आज़ादी के साथ एक ऐसा फैसला भी हुआ जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना। जो पाकिस्तान है हमारा देश, पड़ोसी देश है पाकिस्तान, हमारा दुश्मन देश भी है, पड़ोसी नहीं है, सॉरी दुश्मन देश है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? भारत जैसा विशाल देश दो हिस्सों में क्यों बांट दिया गया? क्या बंटवारा अचानक हुआ था या इसके पीछे कई वर्षों से चल रही राजनीतिक घटनाएं जिम्मेदार थी? आज की इस कहानी में हम इन्हीं सवालों का जवाब आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों भारत कभी अंग्रेजों का देश नहीं था। यहाँ अलग अलग राजा, रियासतें और क्षेत्र थे। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई और भारतीय राज्यों के बीच मौजूद राजनीतिक कमजोरियां का फायदा उठाकर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। इसका मतलब दोस्तों कि हमारे भारत में जो पहले राजनेता हैं आपस में ही लड़ते थे, आपस में झगड़ते थे, आपस में राजनीति करते थे। तो अंग्रेजों ने उन्हीं का फायदा उठाया। जैसे कि हमारे पड़ोसी हम लड़ते हैं घर में, समझ लीजिए हमारे घर में लड़ाई हो रही है, हमारे आजू बाजू पड़ोसी हैं जो कि हमारी लड़ाई देख के अगर हमारे परिवार में एकता नहीं है तो वो लोग दखल अंदाजी करेंगे, हमारा परिवार, हमारा एकजुट होना ये सब कमज़ोर हो जाएगा। तो यही सब कारण है दोस्तों। समय के साथ अंग्रेज़ों का शासन भारत के बड़े हिस्से पर फैल गया। भारतीयों पर अंग्रेजी कानून लागू होने लगे। भारत के संस्थानों का इस्तेमाल ब्रिटिश साम्राज्य के हित में होने लगा। मतलब दोस्तों धीरे धीरे हमारे भारतीयों पर जो अंग्रेजी कानून व्यवस्था होती है वो लागू होने लगी। अंग्रेज हमारे भारत पे धीरे धीरे अपना कब्जा या शासन, जो भी आप कहें, लेकिन शासन बनाने शुरू कर दिए। लेकिन भारतीयों के मन में आज़ादी की इच्छा कभी खत्म नहीं हुई। 1857 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बड़ी क्रांति हुई। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है दोस्तों। 1857 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांतिकारी हुई, मतलब उनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। जैसे आजकल के जो पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जैसे पेपर लीक के बारे में बहुत सारे हैं दोस्तों। तो हम किसी को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते हैं इस वीडियो में, हम तो एक स्टोरी बता रहे हैं, स्टोरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम अपने आगे की वीडियो में बढ़ते हैं। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसका मतलब दोस्तों
1857 को भारत का पहला संग्राम मतलब पहला युद्ध भी कहा जाता है, जो आवाज उठाते हैं हमारे युवा भारतीय। और इसके बाद आज़ादी की लड़ाई धीरे धीरे मजबूत होती गई। मतलब इसके बाद आज़ादी की जो लड़ाई थी धीरे धीरे एकजुट हो गई, जैसे जंजीर होती है उन्हें कोई तोड़ नहीं पाता, तो एकजुट हो गई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय की स्थापना हुई, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के थे, उन्हीं की स्थापना हुई दोस्तों। बाद में महात्मा गांधी जैसे नेता स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हुए। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता अपनाया। उन्होंने आम लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएं और व्यापारी देश के अलग अलग वर्ग आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने लगे। मतलब देश के हर कोने कोने आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने लगे। व्यापारी, बूढ़े, बच्चे सब होने लगे। और दूसरी तरफ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और कई दूसरे क्रांतिकारी भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। मतलब हमारे जो महापुरुष थे भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरुदेव जी, जो कि हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, जो हमारे आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो उनको सलाम है ऐसे महावीर महापुरुष को दोस्तों। और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजों को चुनौती दी। यानी आज़ादी की लड़ाई में अलग अलग विचारधाराओं और तरीकों से संघर्ष चल रहा था। लेकिन इसी दौरान भारतीय राजनीतिक में एक दूसरा सवाल भी बड़ा होता जा रहा था। वह सवाल था, आज़ाद भारत में अलग अलग धार्मिक समुदायों के राजनीतिक अधिकारी कैसे सुरक्षित होंगे। इसी दौर में मुस्लिम लीग एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन बनकर सामने आई। इसका मतलब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, धर्म के लोग हैं अलग अलग, उनमें एकजुट हुए, एक गुट हुआ, मतलब गुट हुआ, एक आपस में जुटे। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मतलब 1906 में मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, धार्मिक धर्म है उनका, तो उनकी स्थापना हुई। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना इसके सबसे प्रमुख नेताओं में से एक बने, मतलब उनके नेता बने। शुरुआत में भारतीय राजनीतिक में अलग अलग समुदाय के बीच समझौते की कोशिश भी हुई। 1916 का लखनऊ समझौता इसका एक उदाहरण था। लेकिन समय बीतने के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक मतभेद बढ़ने लगे। अंग्रेजों की अलग अलग राजनीतिक और चुनावी व्यवस्थाओं ने भी सामुदायिक प्रतिनिधि के सवाल को महत्वपूर्ण बना दिया दोस्तों। अब राजनीतिक में यह सवाल ज़्यादा जोर से उठने लगा कि आज़ाद भारत में मुसलमानों के राजनीतिक हितों की सुरक्षा कैसे होगी। मुस्लिम लीग का नेतृत्व धीरे धीरे इस विचार की तरफ बढ़ने लगा कि मुसलमानों के लिए अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है। और फिर आया साल 1940। लाहौर में मुस्लिम लीग का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ। यहाँ एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया जिसमें मुस्लिम बहुत क्षेत्रों के लिए अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था की मांग रखी गई। इसका मतलब है कि मुसलमानों ने अलग अलग क्षेत्र में अपनी राजनीतिक की मांग की 1940 में। और आगे चलकर इसी मांग ने पाकिस्तान के विचार को मजबूत किया। अब एक तरफ कांग्रेस एक संयुक्त भारत की बात कर रही थी, अब एक तरफ कांग्रेस एक संयुक्त भारत की बात कर रही थी। इसका मतलब ये अब एक तरफा कांग्रेस एक संयुक्त भारत की बात कर रही थी। तो कांग्रेस
हमारे भारत की बात कर रही थी, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग अलग देश की मांग को मजबूत कर रही थी। मतलब दुश्मन देश हमारा, दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक दूरी बढ़ती चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। नारा था करो या मरो, करो या मरो। अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की, कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन भारत की जनता के मन में आज़ादी की भावना अब बहुत मजबूत हो चुकी थी। जो हमारे भारत के भारतीय लोग हैं, जैसे हैं पहले के ज़माने में, तो उनकी विचारधारा भावनाओं आज़ादी के प्रति मजबूत हो चुकी थी कि हमें नहीं, आज़ाद होना ही है, हमें अंग्रेज़ों के शासन से और उनके कानूनी से आज़ादी मिलनी चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने हमारे जो महापुरुष थे, महात्मा गांधी, इन सबको गिरफ्तार किया, लेकिन भारत की जनता में मन की आज़ादी भावना अब बहुत मजबूत हो चुकी थी। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर कर दिया था। ब्रिटेन के लिए भारत जैसे विशाल देश पर लंबे समय तक शासन करना मुश्किल होता जा रहा था। भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ दबाव लगाकर बढ़ रहा था। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह जैसी घटनाओं ने ब्रिटिश सरकार को यह संकेत दिया कि स्थिति तेजी से बदल रही है। अब अगर अंग्रेजों को भारत छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ना था, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। अब इसका मतलब अब अंग्रेजों को भारत छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ना था, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। भारत को आज़ाद तो करना था, लेकिन सत्ता किसे दी जाए? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत एक आज़ाद हो गया या अलग अलग हिस्सों में बंटेगा? 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान निकालने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। कोशिश की गई कि भारत एक साथ रहे और अलग अलग समुदायों के राजनीतिक हितों की भी रक्षा हो। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। राजनीतिक तनाव बढ़ता गया और फिर हालात और ज़्यादा खराब हो गए। 1946 में कलकत्ता सहित कई जगहों पर भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसके बाद नौखाली, बिहार और पंजाब के कई हिस्सों में भी हिंसा फैल गया। लोग एक दूसरे से डरने लगे। कई परिवार अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। महात्मा गांधी हिंसा रोकने के लिए लोगों के बीच जाते रहे। वह लोगों से कहते थे कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। अब देश के सामने एक बहुत कठिन परिस्थिति थी। एक तरफ आज़ादी करीब आ रही थी, दूसरी तरफ हिंदू और मुसलमानों के बीच अविश्वास और हिंसा बढ़ रही थी। इसी समय 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बनकर आए। उन्हें भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी दी गई। माउंटबेटन ने गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल और दूसरे नेताओं से बातचीत की। कई तरह के विकल्पों पर चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता नहीं हो पाया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर जोर दे रही थी और दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने यह चिंता थी कि अगर राजनीतिक गतिरोध जारी रहा और हिंसा बढ़ती गई तो
स्थिति और भयानक हो सकती है। आखिर 3 जून 1947 को भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण की योजना सामने आई। इसके अनुसार ब्रिटिश भारत को 2 डोमिनियन में बांटने का फैसला हुआ। भारत और पाकिस्तान, पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों का भी विभाजन होना था। लेकिन दोस्तों, नक्शे पर एक रेखा खींचना जितना आसान दिखाई देता है, इंसानों की ज़िंदगी में उसका असर उतना ही दर्दनाक था। भारत और पाकिस्तान की सीमा तय करने के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ को जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने पंजाब और बंगाल के क्षेत्रों की सीमाएं तय की। बाद में इस सीमा को रेडक्लिफ लाइन कहा गया। लेकिन उस लाइन के दोनों तरफ सिर्फ ज़मीन नहीं थी, वहाँ लोगों के घर थे, खेत, दुकान थी, मंदिर थे, मस्जिद थे, गुरुद्वारे थे और सबसे बढ़कर लोगों की पूरी ज़िंदगी थी। जिस गांव में कोई परिवार पीढ़ियों से रह रहा था, अचानक उसे पता चला कि अब वह दूसरी तरफ चला गया है। लोगों के सामने एक कठिन फैसला था, रुके या अपना घर छोड़कर नई सीमा के पार चले जाएं। 1947 में लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। हिंदू और सिख परिवार पाकिस्तान से भारत की ओर आए, मुस्लिम परिवार भारत से पाकिस्तान की ओर गए। लोग ट्रेन में बैठे, लोग पैदल चले, लोग अपने सिर पर सामान रखकर कई कई किलोमीटर तक चलते रहे। किसी के पास सिर्फ कपड़े थे, किसी के पास कुछ गहने, किसी के पास अपने घर की चाबी और किसी के पास सिर्फ अपने परिवार की यादें। लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि हर कोई सुरक्षित अपने नए घर तक नहीं पहुंच पाया। विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, हजारों लोग मारे गए, परिवार बिछड़ गए, महिलाओं और बच्चों को भी भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। विभाजन के कारण 1 करोड़ से ज़्यादा लोग विपस्थित हुए, जबकि मृतकों की संख्या के बारे में इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग है। यह मानव इतिहास के सबसे बड़े जनस्थानों में से एक था। और फिर आया 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद हो गया। दिल्ली में आज़ादी का जश्न था, तिरंगा लहरा रहा था, लोग सड़कें पर निकल आए थे, लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। शादियों की गुलामी खत्म हुई और चुकी थी, सदियों की गुलामी खत्म हो चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की पहली रात संविधान सभा में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। उन्होंने भारत के नए भविष्य की बात की। लेकिन उसी समय देश के पूरे हिस्सों में हजारों परिवार अपने घरों से दूर थे। किसी का घर भारत में छूट गया था, किसी का भाई पाकिस्तान में रह गया था, किसी की बहन का पता नहीं था, किसी के माता पिता रास्ते में बिछड़ गए थे। इसीलिए 15 अगस्त 1947 की कहानी में हुई खुशी भी और दर्द भी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह समझना जरूरी है कि भारत का विभाजन किसी एक घटना या किसी एक व्यक्ति के फैसले से नहीं हुआ था। इसके पीछे कई दशकों की राजनीतिक परिस्थितियां थी, अंग्रेजों की नीतियां थी, अलग राजनीतिक प्रतिनिधि की बहस थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ते मतभेद थे, पाकिस्तान की मांग थी, 1946 और 1947 की सांप्रदायिक हिंसा थी और ब्रिटेन का जल्द सत्ता हस्तांतरण करने का फैसला भी था। इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर भारत के विभाजन का रास्ता बनाया। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा सबक शायद यह है कि जब राजनीतिक मतभेद के समाज के बीच नफरत और हिंसा में बदल जाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। मतलब सरकार कुछ फैसले ले, नए फैसले ले, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता का होता है। आज भी वही हो रहा है और सदियों तक आता रहा है। पहले भी यही हो रहा था, आज भी यही हो रहा था। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की यही हालत होती है।
आप जैसे देख सकते हैं सरकार ने कोरोना वायरस में लॉकडाउन लगाया था, तो जो उनके पास तो दोस्तों पैसा था वो तो अपना घर का गुजारा कर लिए, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था उनका दोस्तों सोचिए क्या हालत हुआ। आप देख सकते हैं 1947 में नेताओं ने राजनीतिक फैसले लिए, लेकिन उन फैसलों का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ा जिन्होंने कभी राजनीतिक नहीं की थी। एक किसान ने अपना खेत खो दिया, एक दुकानदार ने अपनी दुकान खो दी, एक परिवार ने अपना पुश्तौनी घर खो दिया और लाखों लोगों ने अपनी पुरानी जिंदगी खो दी। फिर भी उसी दौर से एक नए भारत की शुरुआत हुई, एक ऐसा भारत जिसने लोकतंत्र को अपनाया, एक ऐसा भारत जिसने अपने संविधान के जरिए सभी नागरिकों के आधारिक अधिकारों की रक्षा करने का रास्ता चुना। आज हम एक आज़ाद देश में रहते हैं। हम तिरंगे को सम्मान से देखते हैं। हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और लेकिन आज़ादी का असली अर्थ सिर्फ अंग्रेज़ों से मुक्ति नहीं है। आज़ादी का अर्थ है कि हम अपने देश को नफरत और हिंसा से बचाएं। आज़ादी का अर्थ है कि हम इतिहास को समझें, लेकिन उससे नफरत नहीं सीख ले। हमें यह याद रखना चाहिए कि 1947 में लाखों लोगों ने बहुत बड़ा दर्द सहा था। इसीलिए आज हमारे सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों को ऐसा भारत दें जहां इंसान की पहचान उसके धर्म, जाति या भाषा से पहले उसकी इंसानियत से हो। 15 अगस्त 1947 में हमें 2 चीज़ें हमेशा याद दिलाता है। पहली, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए, और दूसरी, विभाजन के दर्द को भी याद रखना चाहिए, ताकि इतिहास की ऐसी त्रसादी दोबारा न हो। तो दोस्तों, भारत की आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह करोड़ों लोगों के सपने की कहानी है, यह संघर्ष की कहानी है, यह बलिदान की कहानी है, और यह हमें यह भी सिखाती है कि देश की असली ताकत उसकी जनता की एकता में होती है। आज जब हमारा तिरंगा आसमान में लहराता है, तो हमें उन सभी लोगों को याद करना चाहिए कि जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया, और उन लाखों लोगों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने आज़ादी के साथ विभाजन का दर्द झेला। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम फिर सिर्फ यह न कहें कि हमें आज़ादी मिली है, बल्कि यह संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता, शांति और भाईचारों को हमेशा मजबूत रखेंगे, क्योंकि आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिली है। आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिली है, लेकिन इसे मजबूत बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मैं भी एक मिडिल क्लास से हूँ दोस्तों, मैं रात के वीडियो बनाता हूँ। आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि मैं इतनी समय 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे 12 बज रहे होंगे। मैं 12 बजे रात वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको मैं स्टोरी के माध्यम से आशा करता हूँ समझ में आएगा दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल घंटी आता है वो दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो, और नहीं पसंद आए तो भी दोस्तों मत लाइक कीजिए, लेकिन दोस्तों हमारी इस स्टोरी को समझिए और देखिए लास्ट तक। जैसे आप स्किप कर देते हैं दोस्तों, अगर आपको स्टोरी समझ में आई हो तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।